हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 10.1 शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने अध्याय का बेसिक नॉलेज वाला वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे ज़रूर देखें। अगर आपने बेसिक नॉलेज वाला वीडियो देख लेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्टिव आप इसमें से ही बता सकते हैं, आप लोगों को याद हो जाएंगे। और अब हम इस वीडियो में इस प्रश्नावली को पूरा हल करेंगे, जिसके जो खालिस्तान और सत्यासत्य हैं उनके कारण सहित हम इसके आंसर जानेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे पहला जो खालिस्तान हमें दिया हुआ है, व्रत का जो केंद्र होता है व्रत के खालिस्तान में स्थित होता है। खालिस्तान मतलब यहाँ बहिर्भाग में होगा कि अभ्यंतर होगा। अभ्यंतर का मतलब व्रत के अंदर और बहिर्भाग मतलब व्रत के बाहर। तो जो केंद्र होगा देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ रफ में बना ले रहे हैं, जैसे ये एक व्रत है तो ये यहाँ पर अंदर पे इसका केंद्र होगा। तो केंद्र तो व्रत के अंदर है, मतलब ये इसके अभ्यंतर में होगा। तो इसका आंसर हम लिख ले रहे हैं अभ्यंतर। अब जो सेकंड वाला जो खालिस्तान है, यहाँ पर हमें दिया है एक बिंदु जिसकी व्रत के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, व्रत के खालिस्तान में स्थित होता है। तो इसको भी हम इसी तरह से रफ में देख ले रहे हैं। जैसे हमने यहाँ एक व्रत बनाया है तो यहाँ से यहाँ तक यदि हम मिलाते हैं तो एक त्रिज्या हो जाएगा, और यदि इसको हम यहाँ बाहर तक बढ़ाते हैं, यहाँ पे जो बिंदु है त्रिज्या से भी अधिक दूरी पर है, तो देख सकते हैं ये व्रत की तो बाहर आ गया, मतलब ये व्रत के बहिर्भाग में होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बहिर्भाग। तो ये तो आंसर हो चुका। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो है व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का खालिस्तान कहलाता है। तो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, जब भी जो यहाँ पे व्रत में हम अनेक जीवा ऐसा खींच सकते हैं, तो जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो व्रत के केंद्र से होकर जाती है, और जो जीवा केंद्र से होकर जाती है उसको हम व्यास कहते हैं। तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा हमारा व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे एक चाप खालिस्तान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े हुए हैं। जैसे एक व्रत है और ये यहाँ पे व्यास, ये हो गया हमारा व्यास, और ये जो बिंदु बन रहे हैं लास्ट में, यहाँ से यहाँ तक का जो चाप है ये बराबर है ये दूसरे वाले चाप के। जब दोनों चाप बराबर होते हैं और ये आधे आधे दो भागों में विभाजित हो रहे हैं, तो ऐसे भाग जो होंगे अर्धव्रत बनाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे अर्धव्रत कह सकते हैं। तो जो एक चाप अर्धव्रत होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों, तो हम इसको अर्धव्रत कह सकते हैं। अगला जो खालिस्तान है, व्रतखंड क्या होता है, एक चाप और खालिस्तान के बीच का भाग होता है। तो व्रतखंड की हमने परिभाषा पढ़े हैं, चाप और जीवा। जैसे ये हो गया चाप और ये हो गई जीवा, तो चाप और जीवा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम यहाँ पे व्रतखंड कहते हैं। तो चाप तो यहाँ पर आया हुआ है, बस यहाँ पर लगाना है जीवा। तो चाप और जीवा के बीच का क्षेत्र व्रतखंड होता है। ये परिभाषा तो अधिकतर ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है। अब जो लास्ट है, यहाँ पे हमें दिया है एक व्रत जिस तल पर स्थित है उसे खालिस्तान भागों में विभाजित करता है। तो व्रत को हम हमेशा 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बराबर बराबर। तो व्रत जो होगा उसको 3 भागों में विभाजित कर सकता है। तो इसके जो खालिस्तान है ये इतने यहाँ पर हो चुके हैं। अब जो यहाँ पे सत्यासत्य हमें दिया हुआ है, केंद्र को व्रत पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड व्रत की त्रिज्या कहलाती है। इसका हमें सत्यासत्य भी बताना है और उसका कारण भी बताना है कि सत्य है तो क्यों और असत्य है तो क्यों। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सत्य है या असत्य है। तो जैसे केंद्र से व्रत पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड को हम व्रत की त्रिज्या कहते हैं। तो हाँ, ये तो त्रिज्या होगी। तो ये वाला जो आंसर हो गया हमारा सत्य है। अब कैसे सत्य है, तो इसको हम यहाँ पर चित्र बनाकर देख ले रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ एक व्रत बनाया है, ये इसका केंद्र हो गया। अब केंद्र को व्रत पर किसी बिंदु, यानी मान के चले हमने यहाँ पर एक बिंदु बना लिए व्रत में, और केंद्र से इसको यदि हम मिला देते हैं, तो केंद्र से इसको मिलाने वाला रेखाखंड जो होगा व्रत की त्रिज्या होगी। तो इसको हम यहाँ पर त्रिज्या बोलेंगे। तो यहाँ पे ये तो सत्य हो गया। अब सेकेंड वाला देखते हैं,
एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। अब यहाँ पे जो परिमित शब्द आया, हमने एक शब्द और सुने हैं अपरिमित, और ये आया है परिमित। परिमित का मतलब होता है कि निश्चित जीवाएं होंगी। तो क्या समान लंबाई की निश्चित जीवा होंगी, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसी क्या निश्चित जीवा होंगी? तो यहाँ ये तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि वृत्त में समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं होती हैं, यानी कि अनगिनत जीवाएं होती हैं। तो परिमित नहीं होंगी, निश्चित नहीं होंगी, अपरिमित होती हैं, अनगिनत होती हैं। तो ये वाला भी आंसर यहाँ पर हो गया असत्य। अब कैसे असत्य होगा, तो हम यहाँ पर एक वृत्त बनाकर देख ले रहे हैं। जैसे ये वृत्त बनाए हमने, यहाँ पे हम समान बराबर लंबाई की जीवा खींच के देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इतनी बड़ी एक जीवा खींचे हैं, अब इसी नाप की और जीवा हम खींच सकते हैं। इस तरह से हमने ये दूसरी जीवा खींचे, उतनी ही बड़ी हम ढेर सारी, ऐसे हम बराबर नाप की अपरिमित अनेक जीवाएं खींच सकते हैं। तो परिमित यानी निश्चित जीवा नहीं होगी, इतने ही नाप की हम कई अनेक सारी जीवाएं खींच सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो चुका। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया है यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा। तो ये वाला भाग भी, ये यानी ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं असत्य। अब असत्य क्यों होगा इसको भी देख ले रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एक वृत्त बनाए, इसको बराबर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर 3 बिंदु बना दिया, तो इसके 3 पार्ट डिवाइड हो जाएंगे। जैसे मान के चलो हमने ए, बी और ये सी, ऐसे 3 चाप इसके डिवाइड कर रहे हैं। ये ए बी इसका एक चाप हो जाएगा, बी सी इसका दूसरा चाप, और ए सी यहाँ से ये इसका तीसरा चाप हो जाएगा। तो देख सकते हैं तो तीनों बराबर चाप हैं। तीनों बराबर चाप होंगे तो ये दीर्घ चाप नहीं होगा, ये बराबर के चाप होंगे। तो ये असत्य हो जाएगा, ये बराबर चाप होंगे, दीर्घ चाप नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो चौथा नंबर का है, वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास कहलाता है। तो ये तो सही है, जब त्रिज्या से 2 गुना करेंगे त्रिज्या को तो वो व्यास बन जाता है। तो ये तो सत्य हो गया। तो अब हम इसको चित्र में भी देख ले रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एक वृत्त बनाए, और यहाँ से जब हम इसको आधा मिला लेते हैं, केंद्र से यहाँ तक मिलाएंगे तो ये तो त्रिज्या होगी। लेकिन जब त्रिज्या को हम 2 गुना कर दें, जैसे अभी इतना है एक पार्ट, तो जब इसको हम इस तरफ में भी आधा और मिला दे रहे हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट ऐसा ये 2 गुना हो गया। तो जब हम त्रिज्या को 2 गुना कर देते हैं तो ये एक व्यास बन जाता है। तो ये वाला भाग हमारा सही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है यहाँ पे बोल रहा है त्रिज्यखंड की जो परिभाषा है, जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो ये तो गलत हो गया। त्रिज्यखंड की परिभाषा होती है कि 2 त्रिज्या और चाप के बीच का क्षेत्र होता है, और जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र तो वृत्तखंड होता है। तो इसका मतलब ये तो असत्य हो गया। अब हम इसका कारण यहाँ पर दे सकते हैं। जो त्रिज्यखंड होगा उसमें 2 त्रिज्या आती हैं और एक चाप आता है। 2 त्रिज्या और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। और जो वृत्तखंड होता है उसमें एक जीवा आती है और ये चाप, जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र होगा ये है जीवा, और ये चाप के बीच का क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है, त्रिज्यखंड नहीं कहलाता। तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है असत्य हो जाएगा। अब लास्ट वाला देख सकते हैं, जो वृत्त एक समतल आकृति होती है ये पूछ रहा है। तो ये सत्य है कि असत्य? तो ये तो सत्य है, क्योंकि वृत्त हमेशा समतल आकृति होती है। अब ये समतल आकृति क्यों होती है? क्योंकि जैसे मान के चलो हम यहाँ पे 2 रुपए वाला एक सिक्का ले रहे हैं, तो देख सकते हैं इसकी कोई हाइट नहीं है, इसकी सिर्फ ये आकृति जो है ये समतल है और इसकी हाइट नहीं है, इसलिए ये एक समतल आकृति ही होती है, सपाट आकृति होगी। तो इसीलिए हम इस वृत्त को समतल आकृति कहते हैं। तो हम इसका कारण दे सकते हैं, क्योंकि वृत्त की ऊंचाई नहीं होती, वृत्त की ऊंचाई नहीं होती, इसलिए ये एक समतल आकृति होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे हल कर चुके हैं। तो खालिस्तान और सत्यासत्य हमने यहाँ लगभग पूरे हल कर चुके हैं। इस अध्याय से जो अधिकतर प्रमेय पेपर में आते हैं, तो यहाँ पे 8 या 9 कुछ प्रमेय हैं। तो उस सारे प्रमेयों के मैं अलग अलग से वीडियो बनाकर उसको समझाऊंगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।